वालेकुम स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट करा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके कुछ मज़ीद टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास रेजिस्टेंस है और शायद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि रेजिस्टेंस एक लंबा टॉपिक है और हो सकता है रेजिस्टेंस के साथ ही ये चैप्टर ऐड हो जाए। तो स्टूडेंट रेजिस्टेंस क्या है, उर्दू में अगर आप बात करें तो स्टूडेंट इसको कहते हैं हम मज़ामत, या आप आसान ज़बान में इसको ऐसे समझें कि इसका मतलब होता है रुकावट। अब स्टूडेंट किस में रुकावट? तो करंट के फ्लो में रुकावट। अब करंट क्या था, रिकॉल कर देता हूँ। करंट था चार्ज या इलेक्ट्रॉन का मूव करना, मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको आप क्या बोलते हैं, करंट। और ये होती क्यों है, ये हमने लास्ट टाइम ओम्स लॉ में देखा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है क्रॉस द कंडक्टर। मतलब आसान ज़बान में ऐसे मैंने समझाया कि अगर आप किक लगाएं इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो किक लगती है उनको जिस फोर्स से, वो कहलाता है पोटेंशियल, और फिर उनकी मोशन भागना क्या कहलाता है, करंट। अब अगर उस करंट के भागने में रुकावट आए तो उस रुकावट को, उस पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह है, द पोजीशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोले ये वो अपोजिशन है जो कौन ऑफर करता है, कंडक्टर। मतलब कि अगर कंडक्टर किसी मेटल का बना हुआ है तो स्टूडेंट नेचुरली इनहेरेंटली उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। ये बातें हम आगे स्लाइड्स में या लेक्चर में हम कवर करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर बोल रहे हैं इज कॉल्ड रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल आर। आगे बढ़ते हैं, यूनिट क्या है इसकी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। फॉर्मूला क्या है, अगर आप ओम्स लॉसेस का फॉर्मूला बनाए स्टूडेंट, तो हमने ओम्स को स्टडी किया था, V इज इक्वल्स टू IR। और अगर आप इससे इसका फॉर्मूला बनाएं तो R का फॉर्मूला बनेगा ये, I इधर आके डिवाइड होगा V ओवर R। और स्टूडेंट इसी से हमने यूनिट फॉर्म की है, ये होता है वोल्ट और A होता है एम्पेयर। वोल्ट और एम्पेयर दोनों भी साइंटिस्ट के नाम है, तो नया नाम रखा गया ओम। सिंबल क्या यूज की गई, ठीक। मतलब ओम्स के नाम पर इसकी यूनिट रखी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन फिजिकल डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की फिजिकल डायमेंशन पर कैसे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स फिजिकल डायमेंशन पहले समझ लें क्या है। अगर आप कंडक्टर्स को देखें तो अगर मैं आपसे बोलूं कंडक्टर की बताइए स्टूडेंट शेप्स क्या होती है, या मैं आपको बोलूं वायर की, कंडक्टर हमारे यहाँ वायर के तौर पर इस्तेमाल होता है, उनकी शेप बताइए, तो आपका जवाब होना चाहिए सर उनकी शेप लीनियर होती है। लीनियर मतलब, लीनियर का मतलब कि एक डायमेंशन पर, पाइप की तरह, सिलेंडर की तरह ऐसे। अब अगर आप इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं तो इस कंडक्टर, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होता है। अगर आप इसकी फिजिकल डायमेंशन की बात करें, इसके बाद डायमेंशन कौन सी होगी, इसकी एक डायमेंशन होगी इसकी लेंथ, इसकी फिजिकल डायमेंशन है। और एक होगा, अगर आप गौर करें तो ये सर्किल है स्टूडेंट्स, और लेफ्ट पर भी एक सर्किल, तो ये होगा इस सर्कुलर पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इसकी क्या कहलाएंगे, फिजिकल डायमेंशंस कहलाएंगे। तो अब हम देखने चाह रहे हैं कि इनसे रेजिस्टेंस कैसे रिलेट करें। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ से कैसे रिलेट करें। तो कहा जा रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप लेंथ को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंबॉलिकली कुछ ऐसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सही। अब समझ लेते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स अगर सपोज करें ये दो कंडक्टर हैं जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है लेकिन लेंथ डिफरेंट है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको सिखाया था कि जब इफेक्ट स्टडी करते हैं तो वन टाइम वन इफेक्ट स्टडी करते हैं। मतलब कि एरिया को कांस्टेंट रखेंगे तो लेंथ चेंज करके देखेंगे लेंथ का क्या इफेक्ट है। वही करने जा रहा है स्टूडेंट। सपोज कीजिए इन दोनों कंडक्टर में 5-5 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो स्टूडेंट किसमें रेजिस्टेंस की जो पहली कॉज होती है वो क्या होती है? लास्ट लेक्चर में समझाया था कि जब ये मूव करते हैं तो ये जो क्रिस्टल होता है, क्योंकि मेटल्स क्रिस्टल, उन क्रिस्टल की लैटिस होती है, जाली होती है। उन जाली के कॉर्नर्स पे एटम्स हो सकते हैं। ये एटम्स हैं, ग्रीन करके दिखा देता हूँ, ये एटम्स हैं। और बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना की जाए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, सपोज करें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये ई इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। स्टूडेंट जब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनका कोलिजन इन एटम्स के साथ होता है। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस कंडक्टर क्या करेगा, ऑफर करेगा। तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं कि जो एटम होते हैं, लैटिस एटम जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी पोजीशन पर, फिक्स पोजीशन पर, उनसे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो सकता है, कोलिजन। और ड्यू टू दैट कोलिजन की मोशन इफेक्ट करती है और यही क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। अब स्टूडेंट कॉमन सेंस यूज कीजिए। अगर कंडक्टर आपके पास बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी, चांसेस ज़्यादा होंगे। हो सकता है जब ये बड़ी लेंथ के कोलिजन कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि 10 बार कोलिजन हुआ, और छोटी लेंथ के फर्ज कर लें, सपोज करें 8 बार हुआ, तो कोलिजन क्योंकि लेंथ की वजह से बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गई, बढ़ गई। स्टूडेंट इस तरह जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ से क्या करती है, डायरेक्टली एरिया से कैसे रिलेट करती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब सिंबॉलिकली अगर इनवर्स रिलेट करती है तो ऐसे होता है। अब स्टूडेंट इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे अब लेंथ इनकी एक ही है लेकिन इनका जो एरिया है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो स्टूडेंट अगर आप इस पर गौर करें, मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए एक बार पतली गली मिली है और एक बार गली का साइज चौड़ा है। तो किस में भागना आसान होगा? तो आपका आंसर यही होगा कि जो जिसका साइज ज़्यादा है, चौड़ी गली, उसमें भागना आसान होगा। मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा तो भागना आसान, मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रुकावट कम आएगी। अगर ये गली का साइज कम होगा तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराना शुरू कर दें, ठीक है, लैटिस एटम से तो टकरा ही रहे थे। तो फिर इस कम साइज की वजह से, एरिया की वजह से जो कोलिजन है वो बढ़ रहा है, और कोलिजन के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एरिया कम हुआ, मतलब एरिया अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, इनवर्स रिलेशन। स्टूडेंट अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन शो होगा ऑन कंबाइनिंग रिलेशंस 1 and 2। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, मिला R इज इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए। देखिए मतलब जो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया वो आ गया रॉ एल ओवर ए। कैसे कंबाइन करा स्टूडेंट, जानते हैं हम, प्रपोर्शन और एल ओवर ए दोनों को कंबाइन करके मिला। जब हमने प्रपोर्शनलिटी रिमूव करा, यहाँ इक्वल का साइन आया और इक्वल के बाद क्या आ गया, इस जगह पर रॉ आ गया। अब स्टूडेंट आर एल ए तो हम ऊपर से
से देखते हुए आ रहे हैं, रेजिस्टेंस है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया, ये रॉ क्या है। तो अब इस रॉ को डिस्कस करेंगे। रॉ क्या है भैया? रॉ इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर आप गौर करें इसके नाम पर, खासतौर पर दूसरे वाले नाम पर स्टूडेंट्स, तो कहा गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब स्पेसिफिक मतलब स्टूडेंट्स खास, ये कंडक्टर की खास रेजिस्टेंस है, ठीक है। या इसको शॉर्ट में कहते हैं क्या? रेजिस्टिविटी। खास क्या बात है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही हम डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, जिसको हमने रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा, तो इसको स्पेसिफिक क्यों कहा? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेकिन डेफिनेशन आपको याद होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्मूले से करते हैं। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला शो कर रहा हूँ। रॉ इक्वल आएगा आर ए ओवर एल। अगर आप गौर करें तो आर का फॉर्मूला क्या बनाया था आपने? रॉ एल ओवर ए। तो अगर रॉ का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो ये तरह के मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा आर ए ओवर एल, और एल इधर आके क्या होगा? नंबर डिवाइड। तो स्टूडेंट्स, रॉ का फॉर्मूला बना आर ए ओवर एल। लेकिन अगर आप इसको ए को और एल को 1 मिनट के लिए भूल जाए तो फिर रॉ किसके इक्वल है? स्टूडेंट, रॉ इक्वल आ जाएगी किसके? आर के। मतलब कि क्या होती है? ये रेजिस्टेंस ही होती है। लेकिन इसका नाम रखा गया स्टूडेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसको बोला हमने रेजिस्टिविटी। क्यों? उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप कंडक्टर की लेंथ को रखें 1 मीटर और उसका एरिया भी रखें 1 मीटर स्क्वायर, तो इन दो खास कंडीशंस के ऊपर जो रेजिस्टेंस निकलती है, ठीक है, वो क्या निकलती है? मतलब एरिया भी ए ओवर, पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लेंथ 1 मीटर रखें और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर रखें, तो आपके पास मीटर स्क्वायर, आपके पास जो इन दो खास कंडीशंस के ऊपर जितनी रेजिस्टेंस आएगी वो क्या कहलाएगी? वो उस वक्त कहलाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब अगर कोई बच्चा ये सोचे कि क्या एक से ज़्यादा नहीं रख सकते? रख सकते, तो उस वक्त भी रेजिस्टेंस होगी, लेकिन वो फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नहीं कहलाएगी। मतलब इनके लिए कंडीशन ये है कि इनिशियल जो एरिया होता है और लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए। अगर किसी कंडक्टर की इनिशियल लेंथ और एरिया, मतलब इनिशियल भी नहीं बोले, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ और एरिया 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इस स्पेसिफिक कंडीशन पर, इस खास हालत पर जितनी रेजिस्टेंस उसकी कैलकुलेट की जाती है, दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय रॉ। इन शॉर्ट, ये दो कंडीशन के ऊपर फॉलो करते हुए रेजिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है। तो स्टूडेंट, यही कहा गया रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ पर यूनिट लेंथ, जिसकी यूनिट कितनी हो? 1 मीटर, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका एरिया भी कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, इस तरह के हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की डेफिनेशंस भी हमने क्लास में की हैं। अब फार्मूला लिख दिया है, यूनिट बनाए, तो यूनिट में स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूले से यूनिट बनाएंगे। एरिया रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की कितनी हो गई? लेंथ की हो गई मीटर। अगर हम मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल करते हैं 1, तो हमारे पास एक इस स्क्वायर में से एक पावर कैंसिल होगी, हमारे पास आएगा मीटर। वो मीटर क्या होगी इसकी? अब वैल्यूज
वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर स्टूडेंट। ये पेज नंबर जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये पेज नंबर 91 पर मौजूद है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, हम इससे आगे की बात करेंगे। अब डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन टेम्परेचर, एक और पहले हमने इसको रिलेट करा स्टूडेंट्स फिजिकल डायमेंशन से, अब हम इसको रिलेट करने जा रहे हैं किससे? अब हम इसको रिलेट करेंगे टेम्परेचर से। अब स्टूडेंट टेम्परेचर से कैसे रिलेट होगा? तो अभी अभी हमने पढ़ा, मैं आपको उसको समझाता हूं। मैं इसको आपको समझाता हूं कि मैंने कहा कि असल वजह क्या होती है रेजिस्टेंस की, जब लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये कंडक्टर का नॉर्मल हालत में यहाँ पर एटम्स भी मौजूद थे, ग्रीन करके मैं एटम्स दिखा रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे थे, तो सही। अब क्या ये एटम वाइब्रेट कर रहे होंगे? स्टूडेंट सॉलिड है, मेटल है, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू केएमटी के एटम्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं सॉलिड से। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो हमने पढ़ा क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती? आप कहेंगे हाँ, और काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी। तो क्या अब ये मोर वायलेंटली मूव नहीं करेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। तो अगर पहले ये एटम कुछ इतने डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रहा था, लेफ्ट राइट इतना इतना दूर जाता था, ये जब वाइब्रेट करता था, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो बताएं टकराने के चांस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, टकराने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर एटम ज़्यादा दूर तक वाइब्रेट करेगा तो उस रीजन से अगर इलेक्ट्रॉन भागकर निकल रहा होगा, पास करने की कोशिश करेगा, यहाँ से अगर पास करेगा तो यहाँ से तो हो सकता है कि बच के निकल जाए नीचे वाले एरिया से नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन भाग कर आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगी, या चांसेस ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? बढ़ जाएगी। यही डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर समझाऊंगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन which the free electrons encounter with the atoms of the lattice। स्टूडेंट वही बात जो अभी समझाई मैंने कि रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है? ये कोलिजन्स की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की, किससे? जो एनकाउंटर करते हैं विद द एटम्स ऑफ lattice। एज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर rises, the amplitude of vibration of the atoms increases। वही वाली बात जो मैंने अभी समझाई कि एम्पलीट्यूड क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। फिर बोले दिस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स। बोलने ये बढ़ा देगा चांसेस को इलेक्ट्रॉन के किसके साथ? एटम के साथ टकराने के। Hence the lattice atom offer a bigger target for collision। बोले लेटिस के एटम अब टारगेट प्रोवाइड करेंगे कोलिजन का, ज्यादा बड़ा टारगेट। दिस डिक्रीजेस द करंट एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज। बोले जो करंट कम करेगा और रेजिस्टेंस को क्या करेगा? बढ़ा देगा। स्टूडेंट ये हमने रीजन देखी कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है। अब आगे बढ़ते हैं इसका एक्सप्रेशन। हम देखते हैं, लेट अस कंसीडर दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 0 डिग्री इज R0। अब स्टूडेंट याद रखिए,
कि हमने इनिशियल को 0 डिग्री पर ला लिया है, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस R नॉट है और इसका टेम्परेचर पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका टेम्परेचर फिक्स है, वो कितना है 0 डिग्री। अब हमारे टॉपिक के मुताबिक अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आगे सेंटेंस में कहा जा रहा है एंड एट अ हायर टेम्परेचर, किसी भी हाई टेम्परेचर T पर इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, RT। अब ये टेम्परेचर भी नहीं पता और हमारा टारगेट ये रेजिस्टेंस RT ही है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। फिर आगे कह रहे हैं द चेंज इन रेजिस्टेंस इज RT माइनस R नॉट, बिल्कुल सही कहा है। फॉर द चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T, बोले अगर RT माइनस R नॉट रेजिस्टेंस का चेंज है तो कितने टेम्परेचर पे होगा, T माइनस T। फिर बोले इफ डेल्टा R डेल्टा T डिनोट द चेंज इन रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, देन एक्सपेरिमेंट शोज दैट, तो एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, इनिशियल रेजिस्टेंस। मतलब अगर इनिशियल रेजिस्टेंस सपोज करें 5 ओम है या इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा आएगा, अगर इनिशियल ज़्यादा होगी तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट, यही चेंज ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किससे, चेंज ऑफ टेम्परेचर से। मतलब अगर आपका चेंज ऑफ टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर कम इंक्रीज करा है तो रेजिस्टेंस भी कम इंक्रीज होगी। बिल्कुल सीधा सा कॉमन सेंस है। अगर दोनों रिलेशन को स्टूडेंट कंबाइन कर ले तो हमारे पास एक रिलेशन बनेगा डेल्टा R प्रोपोर्शनल टू R नॉट डेल्टा T। और अगर हम प्रोपोर्शन हटा दें स्टूडेंट्स, इक्वल और इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। डेल्टा R चेंज इन रेजिस्टेंस है, R नॉट हमारे पास स्टूडेंट इनिशियल रेजिस्टेंस 0 डिग्री और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, जितना हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अल्फा क्या है यहाँ पर, अब इसको डिस्कस करते हैं। इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर R नॉट को मैं राइट पे लेके जाऊंगा प्लस हो जाएगा, और अगर R नॉट कॉमन ले लिया जाए देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ और यहाँ कॉमन है, तो ये फॉर्मूला बनेगा R नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट या डेल्टा T भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे है जैसा आपने एल प्राइम का लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में बनाया था। गौर कीजिए, बस वहां पर लेंथ थी, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है। वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ, अल्फा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है एंड इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब स्टूडेंट हमारा अगला टारगेट ये कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाता है। अब ये क्या चीज है, इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसे हमने अभी डेफिनेशन की थी किसकी, रॉ की, और वो भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था और उसकी डेफिनेशन कैसे की गई थी, उसकी डेफिनेशन फॉर्मूले से की गई थी। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये भी फॉर्मूले से की जाएगी। स्टूडेंट फॉर्मूला पहले मैंने शो कर दिया आपको। डेल्टा आर जो था हमारे पास वो था आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं आर नॉट डेल्टा टी लेफ्ट पे जाके डिवाइड करूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर 2 मिनट के लिए स्टूडेंट इन दोनों वैल्यू को भूल जाए, ये नहीं है, तो अल्फा किसके इक्वल है, डेल्टा आर। मतलब अल्फा जो होता है वो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अब कब, जब इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी हो स्टूडेंट्स, 1 हो, और जो चेंज ऑफ टेम्परेचर हो वो कितना हो, 1 डिग्री या 1 केल्विन। इन दो कंडीशंस पर
जितनी आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी वो कहलाएगी क्या, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। दोबारा स्टूडेंट, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम और चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना लिया जाए मल्टीपल, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाए 1 ओम रेजिस्टेंस का, रेजिस्टर का, तो इन दो कंडीशन में जितनी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया, वही क्या कहलाएगा अल्फा। और यही डेफिनेशन है चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अगर स्टूडेंट इसका फॉर्मूला के बाद यूनिट बनाई जाए तो स्टूडेंट यूनिट हमारे पास ऊपर आर है ओम, नीचे आर ओम, और टी की यूनिट डिग्री है। तो आर से आर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यूनिट क्या बनी, 1/डिग्री, ऊपर लेकर आएंगे डिग्री सेल्सियस -1, इसको डिग्री इनवर्स भी पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको आप दोबारा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह यहीं से नेक्स्ट टॉपिक्स को कंटिन्यू